दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुबई के हालात अब पहले से सुधार रहे हैं या फिर और खराब हो रहे हैं। क्या अब भी दुबई के जो करोड़पति देश छोड़कर जा चुके हैं, क्या वह वापस आएंगे? जानते हैं खास वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक ऐसा शहर जो कभी पैसे, तरक्की और चमक दमक का सबसे बड़ा प्रतीक था, आज एक अजीब और खौफनाक संकट से गुजर रहा है। हम बात कर रहे हैं डाउनटाउन दुबई की। एक समय था जब यह जगह बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल जैसे अजूबों के साथ दुनिया के लिए एक सपना थी। यह एक ऐसी जगह थी जिसे देखकर लगता था कि इंसान ने पूरी तरह से प्रकृति पर जीत हासिल कर ली है। साल 2024 में अकेले दुबई मॉल ने 111 मिलियन 11.1 करोड़ विजिटर्स का स्वागत किया था। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिसे देखकर पश्चिमी देशों के बड़े बड़े शहर भी जल भुन जाएं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 2 साल बाद 2026 की शुरुआत में यहां आने वाले लोगों की भीड़ में 45% से 57% तक की भारी और डरावनी गिरावट दर्ज की गई है। त्योहारी सीजन के दौरान बड़े स्टोर्स की बिक्री 60% तक गिर गई। क्या यह सिर्फ एक बाजार का धीमापन है या डाउनटाउन दुबई अपने अंत की ओर बढ़ रहा है? क्या इस शहर की आर्थिक बुनियाद हिल चुकी है? दुबई इनकॉर्पोरेटेड कर्ज का एक बहुत बड़ा मायाजाल। हम में से बहुत से लोग हमेशा से यह मानते आए हैं कि दुबई अपने पड़ोसी देशों की तरह तेल बेचकर अमीर बना है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है और काफी चौंकाने वाली है। इस अर्थव्यवस्था को दुबई इनकॉर्पोरेटेड मॉडल के तहत चलाया जाता है। यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें सरकार एमार और नाखील जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा कंपनियों की मालिक है और उन्हें एक पारिवारिक व्यापार की तरह चलाती है। तेल के कुओं से आने वाले पैसे पर निर्भर रहने के बजाय इन्होंने आसान रास्ता चुना और वह था सस्ता कर्ज लेना। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के अनुमानों के अनुसार इस छोटे से शहर का कुल कर्ज लगभग 112 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो यह आंकड़ा इसके खुद के जीडीपी का लगभग 140% है। जरा सोचिए, अगर आप पर आपकी सालाना कमाई से बहुत ज्यादा कर्ज हो तो क्या आपको रात में चैन की नींद आएगी? यह 140% का आंकड़ा किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरे की लाल घंटी की तरह है। सस्ते कर्ज के सुनहरे दौर में पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन यह पैसा टिकाऊ तकनीक में लगाने के बजाय सिर्फ दिखावटी और भव्य इमारतों में लगा दिया गया। अबू धाबी की मदद और आजादी की कीमत। अगर आपको लगता है कि डाउनटाउन दुबई की ये गगनचुंबी इमारतें अपने दम पर खड़ी हैं, तो आपको इतिहास की एक घटना पर जरूर ध्यान देना चाहिए। एक समय ऐसा आया था जब दुबई वर्ल्ड और उसकी सहायक कंपनी नाखील पूरी तरह से दिवालिया होने के कगार पर खड़ी थी। उनके इस्लामिक बॉन्ड्स चुकाने का समय आ गया था और खजाने में पैसा नहीं था। उस मुश्किल दिवालिया होने के कगार पर समय में 20 बिलियन डॉलर्स की एक बहुत बड़ी मदद अबू धाबी से आई, जिसके पास असल में तेल का खजाना है और जो यूएई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंट्रोल करता है। अबू धाबी ने दुबई को दुनिया के सामने शर्मिंदा होने से बचाया, लेकिन व्यापार की दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अबू धाबी ने यह मदद किसी भाईचारे के तहत नहीं की थी, बल्कि उनके पास कोई और चारा नहीं था। अगर दुबई दिवालिया हो जाता तो पूरे यूएई की साख मिट्टी में मिल जाती, लेकिन इसके बदले में दुबई को अपनी आर्थिक आजादी का एक बड़ा हिस्सा अपने बड़े भाई अबू धाबी को सौंपना पड़ा। बाहर से देखने में बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल आत्म निर्भरता की मिसाल लगते हैं, लेकिन असल में यह बाहरी मदद और कर्ज पर टिकी एक इमारत है। 2026 का संकट और खाली होते शानदार मॉल्स। अब 2024 से सीधे 2026 के शुरुआती महीनों में आते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और भू राजनीतिक उथल पुथल ने हालात पूरी तरह बदल दिए हैं। मार्च के सिर्फ 30 दिनों के अंदर दुबई मॉल में आने वाले लोगों की भीड़ अचानक 45% से 50% तक कम हो गई। ऐसा लगा जैसे आधे ग्राहक रातों रात कहीं गायब हो गए। ब्लूमिंगडेल्स और मॉल ऑफ द एमिरेट्स के हार्वी निकल्स जैसे बड़े स्टोर्स में तो यह गिरावट 57% तक पहुंच गई। रमजान जैसे सबसे बड़े शॉपिंग सीजन में बिक्री 60% तक गिर गई। इटालियन लग्जरी फैशन ब्रांड्स का राजस्व भी 40% तक कम हो गया है। नतीजा यह है कि डेबनहैम्स, वेस्ट एल्म, पॉटरी बार्न और रिवर आइलैंड जैसे जाने माने अमेरिकन और वेस्टर्न ब्रांड्स या तो अपने स्टोर छोटे कर रहे हैं या पूरी तरह से यहां से जा रहे हैं। इतने बड़े और महंगे स्टोर्स चलाना अब इन कंपनियों के लिए जानलेवा बन गया है। एयर स्पेस बंद होने के सारे कारण अप्रैल 2026 में उड़ानों में 66% की कमी आई है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार इस संकट की वजह से यहाँ के पर्यटन उद्योग को रोज लगभग $600 मिलियन का भारी नुकसान हो रहा है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरने वाले जहाजों में 10 दिनों की देरी हो रही है, जिससे सामान लाने का खर्च बहुत बढ़ गया है। विदेशी पर्यटकों पर पूरी तरह निर्भर रहने वाली इस अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। द इंडियन पर्सपेक्टिव, भारतीयों की बदलती सोच। इस पूरी कहानी में अगर हम अपने भारतीय नजरिए को जोड़ें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। भारत हमेशा से दुबई के रियल एस्टेट और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा समर्थक रहा है। हमारे देश से लाखों लोग हर साल वहां छुट्टियां मनाने, शॉपिंग करने या निवेश करने जाते थे, लेकिन अब समय बदल रहा है। भारत खुद एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। आज का भारतीय निवेशक दुबई की महंगी और खाली होती इमारतों में अपना पैसा फंसाने के बजाय भारत के तेजी से बढ़ते बाजारों जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु या दिल्ली एनसीआर में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद मान रहा है। इसके अलावा जो भारतीय प्रोफेशनल्स दुबई में जाकर बस गए हैं, वे अब महंगी लग्जरी चीजों पर पैसा लुटाने के बजाय अपनी मेहनत की कमाई को अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं। भारतीयों का यह समझदारी भरा बदलाव और सतर्कता दुबई के रिटेल बाजार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। बदलती आबादी और क्वाइट लग्जरी का नया दौर। डाउनटाउन दुबई की बसावट और वहां के लोगों में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब यहाँ पैसे उड़ाने वाले कुछ दिनों के पर्यटकों की जगह लंबे समय तक रहने वाले निवासी आ रहे हैं। गोल्डन वीसा और डिजिटल टैलेंट को बुलाने वाले प्रोग्राम्स के कारण लोग यहाँ बस तो रहे हैं, लेकिन उनकी खर्च करने की आदतें बहुत अलग हैं। यहाँ की भारी गर्मी में ऊंचे एसी का बिल, महंगे किराए और स्कूल की फीस भरने के बाद वे दुबई मॉल में महंगे कपड़े खरीदने से बचते हैं। रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए लोग अपने पैसे बचाकर रखते हैं। इसके अलावा दुनिया के अमीर लोगों में अब लोगोमेनिया यानी बड़े बड़े लोगों वाले कपड़े पहनकर दिखावा करने का शौक खत्म हो रहा है। अब वे क्वाइट लग्जरी या स्टेल्थ वेल्थ पसंद करते हैं, जिसमें बिना किसी दिखावे के उच्च गुणवत्ता वाली चीजें पहनी जाती हैं, जिसे सिर्फ उनके स्तर के लोग ही पहचान सकें। दुबई का पूरा ढांचा ही दिखावे पर बना था, और अब जब लोगों को दिखावा पसंद ही नहीं आ रहा, तो ये चमचमाते स्टोर्स अपनी असली चमक खो रहे हैं। अमीर निवेशक अब अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगा रहे हैं। लोग यूनाइटेड स्टेट्स के वॉल स्ट्रीट और सिंगापुर में अपने पैसे को सुरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि वहां राजनीतिक स्थिरता है और एक मजबूत कानूनी व्यवस्था है। 98% ऑक्यूपेंसी का एक बड़ा मायाजाल। इन सब के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। मई 2026 में ईमार ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कहा गया कि उनके मॉल्स 98% तक भरे हुए हैं। यह कैसे संभव है? पर्यटक आ नहीं रहे, बिक्री गिर चुकी है, फिर भी स्टोर्स भरे हुए हैं। असल में यह 98% सिर्फ एक तकनीकी और कागजी आंकड़ा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि किसी ब्रांड ने बूम के समय 5 से 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया हुआ था और वह आज भी मजबूरी में किराया दे रहा है। इन एग्रीमेंट्स में लॉक इन क्लॉजेस होते हैं, जिसका मतलब है कि अगर कोई ब्रांड समय से पहले स्टोर बंद करना चाहे तो उसे कई सालों के किराए के बराबर भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए कई ब्रांड्स घाटा सहकर भी अपने खाली स्टोर्स खोले हुए हैं। लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे ही ये पुराने एग्रीमेंट खत्म होंगे, यह 98% का आंकड़ा बहुत तेजी से नीचे गिर सकता है और तब असली सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। इन खाली होते रास्तों के बीच एमआर ने $1.76 बिलियन खर्च करके दुबई मॉल को और बड़ा बनाने की घोषणा की है, जो असल में मुनाफे वाला कदम नहीं बल्कि नुकसान को छुपाने का एक बहुत महंगा तरीका है। ग्रुवन इफेक्ट और पर्यावरण की भारी कीमत। अगर आप कभी दुबई मॉल गए हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि वहां अंदर जाते ही आप समय और दिशा भूल जाते हैं। वहां ना तो कोई खिड़की है जो बाहर की दुनिया दिखाए और ना ही कोई घड़ी। इसे मनोविज्ञान में ग्रुवन इफेक्ट कहते हैं, जिससे इंसान अपना रास्ता भटक कर ज्यादा खरीदारी करने लगे। अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल वाटरफॉल और एक विशाल एक्वेरियम बनाया गया है ताकि आप और ज्यादा चलें। ग्राहकों के दिमाग को पढ़ने के लिए हजारों एआई कैमरास लगाए गए हैं जो चेहरे और आंखों को स्कैन करते हैं। लेकिन इस शानदार मायाजाल को बनाए रखने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। 110 डिग्री की झुलसाने वाली रेगिस्तानी गर्मी में 50 फुटबॉल मैदानों के बराबर जगह को ठंडा रखने के लिए बेहिसाब बिजली खर्च होती है। कांच और स्टील की ये विशाल इमारतें भट्टी की तरह काम करती हैं, जिन्हें अंदर से ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए। बाहर से उड़कर आने वाली रेत और समुद्र के नमक से इन इमारतों को बचाने में बेहिसाब पैसा खर्च होता है, और जब ग्राहक कम हो रहे हों तो ऐसे महंगे और ऊर्जा खाने वाले सिस्टम को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन सारी बातों और आंकड़ों को देखकर एक बात तो साफ है कि डाउनटाउन दुबई की ये भव्य इमारतें अचानक से गायब नहीं होंगी।
बर्ज खलीफा हमेशा की तरह मिडिल ईस्ट के आसमान को छूता रहेगा। लेकिन यहाँ जो चीज खत्म हो रही है वह है एक पुरानी आर्थिक सोच। यह सोच कि सिर्फ दिखावे, भारी खर्च और महंगी चीजों के दम पर एक अर्थव्यवस्था हमेशा खड़ी रह सकती है। यह समय हमें यह सिखाता है कि जब प्रकृति और बदलते समय की तेज हवा चलती है तो रेगिस्तान में बने दिखावटी महल भी हिलने लगते हैं। क्या ये आर्थिक मॉडल खुद को वक्त के साथ बदल पाएगा, या फिर हम इस चमचमाते शहर के सुनहरे दौर का अंत देख रहे हैं?